Hello everyone, good afternoon to all of you. I am Vinay Rajput and today I am going to discuss very important topic known as water soluble vitamin. तो मैंने पिछली क्लास में आपसे फैट soluble विटामिन में डिस्कशन किया। फैट soluble विटामिन के क्या रोल्स हैं, क्या उनके फंक्शन है, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज क्या है, उसके सोर्सेस क्या है, मैंने सारी चीजों पे आपको डिस्कशन किया हूं। और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस हो या प्री में हो, आप अच्छे तरीके से लिख भी सकते हो और प्री के क्वेश्चन अगर आते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हो, उतना मैंने आपको बताया है। तो कहीं ना कहीं विटामिन को अगर मैं चाहूं तो नॉर्मली आप 10 मिनट में पढ़ा सकता हूं आपको विटामिन, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप खुश हो जाओगे कि अच्छा इतना ही पढ़ना था क्या, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पढ़ना है जितना एग्जाम में क्वेश्चन आजकल जितना आ रहे हैं मैं उतना ही आपको बता रहा हूं। और जानते हो विटामिन आपके लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपको बहुत सारे डिजीज और डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं और होते हैं लोगों को, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं। विटामिन में मैंने फैट सॉल्युबल विटामिन की बात की, जिसमें विटामिन ए डी ई के मैंने जिक्र की, ए डी ई एंड के। आज वाटर सॉल्युबल विटामिन जिसको विटामिन बी, उसके बाद विटामिन सी एंड विटामिन पी पढ़ेंगे। लेकिन विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन आते हैं। विटामिन बी1 है, विटामिन बी2 है, विटामिन बी3 है, विटामिन बी5 है, विटामिन बी6 है, विटामिन बी7, विटामिन बी9, विटामिन बी12, विटामिन बी13 है ना, उसकी बात करेंगे हम। तो बी17 है कि नहीं ये भी आपको जिक्र करना है कि भैया बी17 है, बी19 है कि नहीं। तो आपको मैं जिक्र करूंगा क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि बी1, बी2, बी3, बी4 भी होना चाहिए। तो बी4 कोई विटामिन नहीं है, बी5 है सीधा बी3 के बाद, ठीक है। तो विटामिन में मैं आपसे आज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये वो विटामिन हैं जो आपके बॉडी में, ये नॉर्मली आपके बॉडी के बैक्टीरिया, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन के बैक्टीरिया आपके बॉडी में बनाते भी हैं। जैसे कौन सा बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया आपने नाम सुना होगा, एसेरिचिया कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस फिकालिस, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके बॉडी में ये विटामिन बी, जैसे विटामिन बी में कौन कौन सा, विटामिन बी1, बी2, विटामिन बी1 हो गया, बी2 हो गया, बी12, बी7, बी3, बी5, ये विटामिन के, ये सारे विटामिन आपके बॉडी में बनाई जाती है बैक्टीरिया के द्वारा। बी1 हो गया, बी2 हो गया, बी12 हो गया, बी7, बी7 के बाद बी3, बी5, बी3 भी लिख सकते हो, बी5 है, बी3 भी लिख सकते हो। ये सारे बैक्टीरिया आपके विटामिन आपके बॉडी में बनते हैं, बट उतने सफिशिएंट मात्रा में कहीं ना कहीं नहीं भी बनते, इसलिए आपको फूड सोर्सेज से लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में सारे विटामिन। कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस फिकालिस, ये बैक्टीरिया। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स आप मार्केट में जाते हैं और आप एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, कुछ भी और आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, तो क्या होगा, एंटीबायोटिक्स ये नहीं पहचानता है कि आपके बॉडी का कौन सा बैक्टीरिया आपको बीमार कर सकता है और कौन सा बैक्टीरिया आपके बॉडी के लिए अच्छा है, आपके लिए लाभदायक है, वो ये नहीं पहचानता है। इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है वो, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो अच्छे बैक्टीरिया है उसको भी मार देता है। तो अगर लंबे समय से आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो आपके बॉडी के जो अच्छी बैक्टीरिया है, जो आपके बॉडी के अंदर विटामिन का निर्माण कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, वो भी मारे जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो आपको विटामिन के जो बॉडी के अंदर बनता है बैक्टीरिया के द्वारा, उसकी कमी हो जाएगी। अगर इसकी कमी हुई तो फिर आपको ब्लीडिंग के होने के चांसेस, खून जो है एक तरीके से आपके नॉर्मल ओपनिंग से होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाएगी, ठीक है। एक बात ये। दूसरा, अगर विटामिन बी की कमी होती है, अगर आपने एंटीबायोटिक्स लंबे समय से ले रहे हो और आपके बैक्टीरिया जो बॉडी में ये मारे गए, सब मर चुके हैं ये, क्योंकि एंटीबायोटिक्स एक्चुअली बैक्टीरिया को मारता है, लेकिन वो ये नहीं पहचानता कि अच्छा बैक्टीरिया कौन सा है, बुरा बैक्टीरिया कौन सा है, वो तो दोनों को मार देगा। तो क्या होगा, विटामिन बी की कमी हो जाएगी। और विटामिन बी कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन कराता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ये आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन बी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कराता है। तो अगर विटामिन बी नहीं होगा तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, फिर नॉर्मल आपको क्या होगा, बाथरूम, एक तरीके से आप समझ सकते हो, लूज मोशन आपको होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक साइड इफेक्ट है एंटीबायोटिक्स का, लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि एंटीबायोटिक्स के कारण विटामिन जो बनाने वाले बैक्टीरिया है ये मारे गए, ये सारे मारे जा चुके हैं। क्योंकि विटामिन बी की कमी हो जाएगी अब आपको, क्योंकि बैक्टीरिया मर चुके हैं, तो इसके कारण आपको लूज मोशन होने के चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि विटामिन बी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट है एंटीबायोटिक्स का। और दूसरा, लूज मोशन के अलावा आपको क्या हो जाएगा, नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग में भी प्रॉब्लम आने लगेगी, ब्लीडिंग होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि विटामिन के जो ब्लीडिंग होने नहीं देता है, ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है, इसकी भी कमी हो जाएगी, क्योंकि ये भी बैक्टीरिया के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज बी1 में बात करते हैं। बी1 को आप किस नाम से जानते हैं,
B1 इज नोन एज थायमीन। विटामिन B1 की बात करेंगे, इसको थायमीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, थायमीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और विटामिन B1 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन बी के सीरीज में B1, B2, B3 इस सीरीज में सबसे पहला डिस्कवर्ड विटामिन है ये, पहला डिस्कवर किया गया था, इसकी खोज पहली बार इसकी की गई थी, ठीक है। और 1926 में इस विटामिन को आइसोलेट किया गया था, 1926 की बात है। 1926 इट वाज द फर्स्ट विटामिन टू बी आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म। इसको प्योर फॉर्म में पहली बार आइसोलेट किया गया था 1926 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1926 में इसको आइसोलेट किया गया था प्योर फॉर्म में, ठीक है। 1926 की बात है ये, ठीक है। उसके बाद 1936 की बात है, 1936 में इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिली कि विटामिन B1 की स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी संरचना कैसी है, ठीक है। और इसको विटामिन को सिंथेसाइज भी किया गया, तो फुल्ली एलुसिएट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस विटामिन एंड इसके बारे में सिंथेसिस भी किया गया, इस विटामिन की सिंथेसाइज भी करना स्टार्ट कर दिया गया था 1936 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1936 ये दो डेट है। तो 1936 का वो डेट है, इट्स स्ट्रक्चर वाज फुल्ली इलुसिडेटेड। इसका 1936 में इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिली और साथ में इसकी सिंथेसिस करना भी हम लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है। इसका संश्लेषण भी स्टार्ट हुआ। तो ये बेसिक जानकारी है। और ये विटामिन बी के सीरीज में पहला विटामिन जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था रिसर्चर के द्वारा, वो पहला विटामिन B1 है। इसको पहला डिस्कवर किया गया था पहली बार, ठीक है। और इसमें लिखते हैं विटामिन B1। इससे पहले क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन की क्या खासियत होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद विटामिन B1 पढ़ेंगे। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, इसकी क्या खासियत होती है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। उसके बाद हम लोग विटामिन B1, B2 को एक एक करके पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इसकी खासियत है डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व होगा क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, तो लिख सकते हैं डिजॉल्व इन वाटर। अगर मेंस में लिखने को आए तो क्या लिखेंगे, जैसे एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया तो लिखोगे क्या, ऐसा थोड़ी ना कि आप सीधा विटामिन B1 स्टार्ट कर दोगे, उसकी कुछ खासियत बताइए, वाटर सॉल्युबल विटामिन की क्या खासियत होती है। तो ये डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। जनरली अगर बात करें एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, जनरली अगर ये बात करेंगे तो वाटर सॉल्युबल है, तो आपके बॉडी से ये यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अगर आप लार्ज अमाउंट में इस विटामिन को ले रहे हैं तो ये एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बॉडी से, ठीक है, अगर लार्ज अमाउंट में बॉडी में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं ये कुकिंग लॉस, अगर खाना पका रहे हैं आप, तो खाना पकाने में आप जानते हो कि विटामिन लॉस हो जाते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये लॉस्ट हो जाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो सब्जेक्टेड टू कुकिंग लॉस इनमें बहुत ज्यादा होती है। वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर खाना पका रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पे कहीं ना कहीं ये विटामिन डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक है। तो कुकिंग लॉस है इन विटामिन का, विटामिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। फंक्शन एज कोएंजाइम, ये कोएंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं इन मेटाबॉलिक रिएक्शन जो उपापचय अभिक्रियाएं आपके बॉडी में हो रही हैं उसके अंदर ये कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। तो फंक्शन एज कोएंजाइम की तरह काम करते हैं इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जो भी आपके बॉडी में रिएक्शंस हो रही हैं, अभिक्रियाएं हो रही हैं, उनमें ये कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे एंजाइम आपके रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, तो ये कोएंजाइम है। जैसे बोलते हैं ना कि एक्टर तो को-एक्टर साथ में सहयोग कर रहा है, उसी तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी तो डिटेल है, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, बहुत सारी बात होती है इसके अंदर में, बट आप ऐसा समझ सकते हो कि एक्टर होता है फिर को-एक्टर होता है। तो क्या करता है को-एक्टर, वैसे ही यहाँ पे एंजाइम है तो कोएंजाइम है। फंक्शन एज ए कोएंजाइम इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पार्टिसिपेट्स इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, क्योंकि देखिए आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उससे जो एनर्जी निकालना है उसमें भी ये रोल निभाता है अपना, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो पार्टिसिपेट इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, पार्टिसिपेट इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ये कुछ खास बातें हैं, कुछ खास पॉइंट्स हैं जो आप वाटर सॉल्युबल विटामिन में कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। 50 से 90% बी विटामिन एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके बॉडी में, लगभग 50 से 90% जो बी विटामिन होते हैं, विटामिन बी होते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं 50 to 90% बी विटामिन आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी, ठीक है। और बहुत ही जो कॉमन अगर बात करूं मैं आपसे, तो मार्जिनल डेफिशिएंसी इसमें कॉमन होता है, ज्यादा डेफिशिएंसी इसमें होती नहीं है नॉर्मली, क्योंकि ये आपके बॉडी में नॉर्मली बन भी रहे हैं और आप जो भी नॉर्मल खाना खा रहे हो उसमें हर जगह विटामिन नॉर्मली होते हैं। तो मार्जिनल डेफिशिएंसी है, कोई ज्यादा डेफिशिएंसी इसमें होता नहीं है। तो मार्जिनल डेफिशिएंसी इसमें कॉमन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मार्जिनल डेफिशिएंसीज
मोर कॉमन, इसमें मोर कॉमन है मार्जिनल डेफिशिएंसी, ठीक है। तो कोई ज्यादा इसमें डेफिशिएंसी की चांसेस नहीं होती है। नॉर्मली आप अगर अच्छा डाइट ले रहे हैं तो नॉर्मली ये आपके बॉडी में उतना मात्रा में होता है जितना आपको जरूरत है और आपको कोई डिजीज नहीं होगी। और आप जानते हो क्योंकि विटामिन बी बैक्टीरिया भी बना रहा है आपके बॉडी के अंदर, कोलोन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरिया, तो कहीं ना कहीं वहां भी बन रही है विटामिन बी। तो ये भी एक चीज है आपके पास कि ये इसकी डेफिशिएंसी मार्जिनल होती है, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स आप लिख सकते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन के लिए। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपको विटामिन बी1, ठीक है। तो विटामिन बी1 आप जानते हो कि सारे विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। सारे विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो इसकी फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। नाम ही पहले आया था वाइटामिन्स, वाइटल प्लस एमीन्स। एमीन्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट। तो एमीन्स जो विटामिन में नाम है, और मैंने बताया था हिस्ट्री कैसे कैसे ये कन्वर्ट हुई है। तो नाइट्रोजन देखो इसके अंदर में है, लेकिन सारे विटामिन में नाइट्रोजन हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे आपने देखा विटामिन ए, विटामिन क्या कहते हैं डी, इनमें नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर विटामिन बी1 में बात करोगे तो इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका C12H17N4OS, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसमें चलते हैं आपको कि इसमें क्या आपको जानना है। तो ये एक्चुअली विटामिन बी1 रिलेटेड होता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एनर्जी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट फैट से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना है, उसे एनर्जी निकालना है, उसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्मली ऐसा समझ सकते हैं आप, ठीक है। थायमिन प्लेज ए वाइटल रोल, इसका बहुत बड़ा रोल है। कहां, इसकी फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अब फंक्शन, फिर फंक्शन के बाद इसकी डिजीज हुआ, अगर डेफिशिएंसी होती है तो डिजीज क्या होगा और इसके सोर्सेस क्या हैं, कहां कहां से आपको विटामिन मिलेगा, ठीक है। तो फंक्शन में अगर बात करें तो फंक्शन में है एंटी न्यूराइटिक, एंटी, ठीक है। तो एंटी न्यूराइटिक का मतलब जो आपके एक्चुअली बात करूं न्यूराइटिस, जो नर्व्स होती है न्यूरॉन्स, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसका एंटी है ये, उसको रोक रहा है, एंटी न्यूराइटिक है, ठीक है। तो ये एंटी न्यूराइटिक है, मतलब न्यूराइटिक जो है, न्यूराइटिस को ये एंटी कर रहा है, मतलब कि ये रोक रहा है, इन्फ्लामेशन जो होती है नर्व्स में वो नहीं होने देता, ठीक है। तो अगर इसकी कमी आपको होती है तो पॉलीन्यूराइटिस एक बीमारी होती है जो न्यूरॉन्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। लेकिन अगर विटामिन बी1 आपके बॉडी में अच्छे मात्रा में है तो ये आपको न्यूराइटिस नहीं होने देगा, नर्व्स में इन्फ्लामेशन नहीं होने देगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एंटी न्यूराइटिक। उसके बाद बात करें एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी बैक्टीरियल ये भी लिख सकते हैं। और इसमें कंपोनेंट ऑफ किसका कंपोनेंट है ये, कि कंपोनेंट है थायमिन पाइरोफॉस्फेट। थायमिन पाइरोफॉस्फेट का कंपोनेंट होता है टीपीपी, ठीक है ना। थायमिन पाइरोफॉस्फेट का कंपोनेंट होता है जिसको को कार्बोक्सिलेज के नाम से भी जाना जाता है, को कार्बोक्सिलेज। तो थायमिन पाइरोफॉस्फेट का ये क्या होता है, ये कंपोनेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मसल की, नर्व्स की, आपकी तंत्रिका कोशिकाएं होती है, नर्व्स होते हैं, उनकी फंक्शनिंग के लिए वो अच्छे से काम कर पाए उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो लिख सकते हैं फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड मसल, फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड मसल। और इसमें कुछ पॉइंट ऐड कर देता हूं मैं, ठीक है। ये नॉर्मल आपको ध्यान रखना है। और इसमें ऐड क्या कर सकते हैं, थायमिन प्लेज ए वाइटल रोल। इसका मेन रोल जो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। बाय कीपिंग द नर्व्स हेल्दी, नर्व्स को ये हेल्दी रखते हैं ताकि नर्व का जो इंपल्स है वो अच्छे तरीके से उसका ट्रांसमिशन हो पाए। तो ये भी एक रोल है। तो लिख सकते हैं कि विटामिन जो बी1 है या थायमिन प्लेज ए वाइटल रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स बाय कीपिंग द नर्व्स हेल्दी, नर्व्स को हेल्दी बनाए रखते हैं ताकि नर्व्स के थ्रू जो ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, वो सिग्नल अच्छे तरीके से ट्रांसमिट हो पाए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन अच्छे से हो पाए ये दूसरी। उसके बाद थायमिन आल्सो अलाउज बॉडी टू ब्रेक डाउन। थायमिन और क्या काम करता है बॉडी में, तो थायमिन आल्सो अलाउज बॉडी टू ब्रेक डाउन एल्कोहल। एल्कोहल जो आप ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, उसकी ब्रेक डाउन में भी ये हेल्प करता है। तो एल्कोहल को ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है। और साथ में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबोलाइज, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज कराता है, एंड प्रोटीन को भी मेटाबोलाइज कराते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो लिख सकते हैं यहां पे कि थायमिन आल्सो अलाउज breakdown of alcohol and metabolize carbohydrate
एंड प्रोटीन या एमिनो एसिड्स। आप जानते हो, मैंने सारा तो पढ़ाई दिया आपको, प्रोटीन एमिनो एसिड में क्या अंतर है आप तो सब जानते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आगे चलते हैं। ये नॉर्मली इसका फंक्शन हो गया कि विटामिन अगर B1 हमारे बॉडी में है तो अपना रोल क्या निभाएगा, हमारी बॉडी के लिए वो कितना हेल्पफुल है, हमारी बॉडी में कहां कहां उसका रोल है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इसकी कमी होती है। तो मैंने पहले लेक्चर में जब आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी इसके बारे में, विटामिन के बारे में, तो मैंने विटामिन B1 की बात की थी, वो वाइटल फैक्टर याद होगा। जो लोग नए हैं वो तो पुराना लेक्चर देख लीजिए जो मैंने अभी पढ़ाया था। तो उसमें विटामिन की जो हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है उसमें मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि एक्चुअली विटामिन B1 का जो पहली बार फंक की मैंने कहानी बताई थी, फंक ने एक्चुअली इस पर रिसर्च किया था और आपको पता होगा कबूतर पे भी हुई थी, उसमें पॉलीन्यूराइटिस हो रही थी। तो विटामिन B1 के कमी के कारण पॉलीन्यूराइटिस हो रहा है। न्यूराइटिस मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड है, उसमें इन्फ्लामेशन हो रही है। तो अगर विटामिन B1 आपके बॉडी में है तो ये एंटी न्यूराइटिक की तरह काम कर रहा है, मतलब कि न्यूराइटिस होने नहीं देगा। आपको ध्यान रखना, इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व्स में इन्फ्लामेशन नहीं होने देगा। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन कहीं भी है, नर्व्स में हो, कहीं भी है, तो नॉर्मली 4 सिम्टम्स के पास हैं। वहां पे रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, वहां पे लोकल वार्मथ, वहां पे थोड़ा थोड़ा गर्म लगेगा और वहां पे पेन होगा। ये इन्फ्लामेशन के बेसिक सिम्टम है इन्फ्लामेशन का, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहीं भी इन्फ्लामेशन हो ये चीजें ध्यान रखना, 4 पॉइंट। अब आगे चलते हैं, फूड सोर्स ऑफ थायमिन। क्या है फूड सोर्स, इसकी सोर्सेस की बात करते हैं। अभी आपने फंक्शन समझा, मैंने सारे विटामिन वैसे ही समझाया है, एक्चुअली इसकी फंक्शन क्या है, उसके सोर्सेस क्या है और इससे डेफिशिएंसी होने से क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो सोर्सेस क्या है, स्रोत क्या है आपके विटामिन के, तो ये कहां प्रेजेंट होगा। अगर मैं बताऊं जितने भी ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स अनाज वगैरह, नॉर्मली उसके जो बाहरी छिलका होता है, बाहरी कवर होती है, उसमें आपको विटामिन B1 मिल जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब चावल प्रोसेस की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है, तो उसके बाहरी छिलके को, जो ब्रान होता है उसका, राइस ब्रान आप नाम सुना होगा, वो निकाल दी जाती है। तो वो चावल में अब विटामिन B1 नहीं रहा। अब वो चावल अगर खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और यही हुआ था, फंक की स्टडी में यही आई थी, मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में। उन्होंने यही बात पकड़ा था कि जो चावल पॉलिश किया हुआ खिला रहे हैं कबूतर को, उसके अंदर पॉलीन्यूराइटिस हो रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ न्यूरॉन्स, पेरिफेरल नर्व्स के इन्फ्लामेशन हो रही है। पॉलीन्यूराइटिस में पेरिफेरल नर्व्स होती है, उसका इन्फ्लामेशन हो रही है। उनको फिर पता चला कि अगर हम बिना पॉलिश किया हुआ चावल खिलाते हैं तो ये कबूतरों में अब ये पॉलीन्यूराइटिस जो है वो ठीक हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉलिश किया हुआ चावल, बिना पॉलिश किया हुआ चावल, तो पॉलिशिंग करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, बाहर की जो छिलका होता है, राइस ब्रान, बाहर का जो छिलका होता है, उसका कवर होती है, वो निकाल देते हैं। और एक्चुअली विटामिन B1 उसी में था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सोर्सेस की बात करें तो इज प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्स, इज प्रेजेंट इन द आउटर लेयर, कोई भी बाहरी छिलका ग्रेन्स का, आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहां प्रेजेंट होगा, आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। जैसे लेग्यूम्स, लेंटिल्स, जैसे उसमें एग्जांपल लेंटिल्स ले ले, बीन्स ले ले, ये सारे जगह आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो आउटर लेयर। उसके बाद बात करें बीफ या पॉर्क, पॉर्क का जो मीट खाते हैं, पॉर्क मीट में भी होता है। ब्रीवर्स ईस्ट, आप जानते हो कि ईस्ट जो खमीर होता है ब्रेड मेकिंग में यूज की जाती है, अल्कोहल मेकिंग में यूज की जाती है, फर्मेंटेशन वगैरह आप जानते होंगे, मैंने पढ़ाया भी था, एक बहुत पहले क्लास आई थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। तो ईस्ट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इसके बहुत अच्छा सोर्स है ईस्ट, खमीर, जो कि एक फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है, एक कोशिकीय ये कवक होती है, ठीक है, ईस्ट। तो ये ब्रीवर ईस्ट में भी होता है। होल ग्रेन ब्रेड्स, होल ग्रेन, जो कि होल ग्रेन ब्रेड्स होते हैं, ठीक है ना, होल ग्रेन ब्रेड्स में होता है ये। उसके बाद बात करें आगे तो व्हीट जर्म में होगा, सीरियल्स में होगा, ओट मिल में होगा, ओट मिल, ठीक है ना, व्हीट जर्म्स, ये लिख लो ब्रीवर्स ईस्ट यहां पे, फिर व्हीट जर्म यहां लिख देते हैं, व्हीट जर्म, ठीक है। तो ये देखिए सोर्सेस कहां कहां है। एक्चुअली आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं उसमें एक्चुअली ये पाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी आउटर जो बाहरी उसका छिलका होता है, कवर होती है, वहां पे ये पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद राइस ब्रान, राइस ब्रान को तो छोड़ना नहीं है, राइस ब्रान, और राइस ब्रान की आजकल तेल आती है जो आप सब्जी बनाते हो, तो राइस ब्रान में भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मिल्क में, दूध में होगा, नट्स में,
नट्स खा रहे हो, एलमंड्स वगैरह खा रहे हो, काजू खा रहे हो, नट्स में होगा। सीड्स जो भी बीज खा रहे हो उसमें होगा। ऑरेंजेस में होगा, ऑरेंजेस आपको ध्यान रखना, ऑरेंजेस। और पास्ता खाते हैं, बहुत लोग का पास्ता फेवरेट है, तो जो एनरिच्ड पास्ता होते हैं, एनरिच्ड पास्ता जिसके अंदर में एनरिचमेंट किया जाता है इस विटामिन का, तो एनरिच्ड पास्ता में भी विटामिन बी वन होता है, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके बेसिक सोर्सेस हैं। ईस्ट, होल ग्रेन, सीरियल, ड्राइड बीन्स, ये जो बीन्स है सूखा हुआ बीन्स जो होगा उसमें भी होगा, ड्राइड बीन्स, ये आपको ध्यान रखना है। एक योग भी लिख लो, ये इसके सोर्सेस है। अब मिटाता हूं इसको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग मूव करते हैं। ये सोर्सेस हो गए, यहां से आपको विटामिन बी वन मिलेगा। आपने फंक्शन देख लिया, इसके क्या रोल है बॉडी के अंदर, और आपने इसका सोर्सेस देख लिया। अब इसकी कमी, अगर कमी हुई, इसकी डेफिशिएंसी हुई विटामिन बी वन की, तो आपको क्या क्या डिजीज हो सकते हैं, क्या क्या आपको रोग हो सकता है, और बहुत ही भयानक रोग है इसके अंदर होती है। आपको मैं बेरी बेरी आपने नाम सुना होगा, तो आपने सिर्फ नाम सुना है, उसके बारे में अगर डिस्कशन में करूं तो आधे से 1 घंटा लग जाएगा बेरी बेरी को डिस्क्राइब करने में, लेकिन फिर भी शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली आपसे बेरी बेरी नहीं पूछेगा। एक्चुअली बेरी बेरी के टाइप्स हो सकता है, ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, सेरेब्रल बेरी बेरी, तो ये सारे बेरी बेरी के टाइप्स होते हैं। बच्चों में भी बेरी बेरी होता है, एक्चुअली बच्चों में ही ज्यादा बेरी बेरी होते हैं, लेकिन ये बड़े लोगों में भी हो जाता है, चाहे वो एडल्ट मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, तो इसमें आप लिखते हैं आगे, देखिए, तो ये ध्यान रखना। सो ऑल द ग्रेन्स, जितने भी आप ग्रेन्स खाते हो, विच आर इटन अलोंग विद द आउटर कवर, आप अगर कोई भी ग्रेन खा रहे हो और वो अलोंग विद द आउटर कवर, उसके बाहरी छिलके के साथ खा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि दे आर ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी वन। थायमिन उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, थायमिन उसके अंदर में बहुत अच्छी मात्रा में होगा। तो पॉलिश क्या हुआ चावल बचना चाहिए, जितना पॉलिशिंग है, जितना सफेद चावल दिख रहा है उतना ही वो बेकार है। ठीक है, भले टेस्ट में अच्छा हो, उसके अंदर विटामिन बचा नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आउटर कवर निकाल दी जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये बेसिक चीज आपको पता चल गई। अब इसमें मैं आपको सोर्सेस की बात कर लिया, डेफिशिएंसी की बात अब आते हैं। डेफिशिएंसी में क्या क्या होता है? डेफिशिएंसी में मैंने बताया आपको कि बेरी बेरी इसमें बहुत बड़ा एक पॉइंट है। तो डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन की बात करते हैं, और ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ज्यादा रिस्क फैक्टर में होते हैं, रिस्क में होते हैं कि उनको विटामिन बी वन की कमी हो जाए। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी वन, वो लोग कौन से जिनमें विटामिन बी वन की कमी होने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे चलते हैं। अगर पॉलिश राइस खा रहे हो, आपका अगर स्टेपल फूड, आपका जो स्टेपल फूड है वो चावल है, वो भी पॉलिश किया हुआ चावल, तो उसमें आपको विटामिन बी वन की कमी हो सकती है। तो एक पॉइंट लिख सकते हो, व्हेन यू ईट पॉलिश्ड राइस, है ना, तो व्हेन यू ईट पॉलिश्ड राइस, उसमें आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ये राइस खाते हो, पॉलिश राइस। ठीक है ना, अगर वो आपका सिर्फ स्टेपल फूड है ना, आप जानते हो हड़प्पा सभ्यता में स्टेपल फूड बार्ले वगैरह हुआ करते थे। तो अगर आप सिर्फ ये खाते हो पॉलिश राइस, जैसे अफ्रीका में चावल बहुत खाते हैं लोग, तो पॉलिश के बाद चावल खाओ, जाहिर सी बात है इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन बी वन की। दूसरी बात करते हैं बेरी बेरी, जिसको बोलते हैं सिम्टम्स ऑफ थायमिन डेफिशिएंसी। सिम्टम्स क्या है बेरी बेरी, तो उसकी बात आपसे कर लूंगा कि बेरी बेरी जो है वो सिम्टम्स है थायमिन की डेफिशिएंसी की। तो डेफिशिएंसी एक इसके कारण से हो रहा है, आप पॉलिश चावल खा रहे हो तो हो रही है। उसके बाद बात करें, अगर एक्सेसिव लॉस ऑफ थायमिन, मान लो आपके बॉडी में थायमिन है लेकिन एक्सेसिव उसका लॉस हो रहा है, आपके बॉडी से वो लॉस हो जा रहा है, यूरिन के माध्यम से लॉस हो जा रहा है, तो क्या होगा, तो भी कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर। या आपके बॉडी के अंदर थायमिन है लेकिन ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम आपके अंदर में है कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो भी आपको थायमिन में कमी हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हो। एक्सेसिव लॉस फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जब ज्यादा लॉस हो जाए तो भी आपके बॉडी में थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो एक्सेसिव लॉस अगर हो रही है तो बॉडी से। तीसरी बात में आप ध्यान रख सकते हो कि एंटी थायमिन फैक्टर होता है कुछ, एंटी थायमिन फैक्टर क्या होते हैं, कुछ ऐसे कारक होते हैं जो थायमिन की डेफिशिएंसी आपको करा सकते हैं। ठीक है, एंटी मैंने लिखा है, तो एंटी थायमिन फैक्टर में क्या क्या आएंगे, एंटी थायमिन फैक्टर में वो फूड आता है जैसे फूड के तौर पे टी, कॉफी, बीटल नट्स, अगर ये ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं आप तो आपको विटामिन बी वन की कमी हो जाएगी। वो एंटी फैक्टर की तरह काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, एंटी थायमिन फैक्टर की तरह काम करते हैं। तो फूड कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ थायमिनेज, अगर एक एंजाइम होती है, ऐसा खाना जिसके अंदर में थायमिनेज एंजाइम ज्यादा है, थायमिनेज एंजाइम, ठीक है, और एज जहां लिखा होता है वो एंजाइम होता है, तो ये एंजाइम कहीं ना कहीं आपके थायमिन विटामिन को डिस्ट्रॉय करेगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसा खाना जहां पे थायमिनेज एंजाइम ज्यादा है, अगर वो आप ले रहे हो तो आपकी विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी हो सकती है और हो जाती है। जैसे एग्जांपल में तौर पे मिल्ड राइस, इसके अंदर होता है थायमिनेज एंजाइम, मिल्ड राइस, है ना, फ्रेश वाटर फिश, सेल फिश,
है ना, जो मछलियां खा रहे हो फ्रेश वाटर मीठे पानी की जो मछलियां होती है उनमें थायमिनेज एंजाइम ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये एंटी फैक्टर की तरह काम कर रहा है ये थायमिनेज एंजाइम, तो थायमिन की कमी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ये हो गया। उसके बाद बात करें तो जैसे फर्न्स वगैरह होता है ना, फर्न्स FERNS फर्न्स, आपको मैं पढ़ाऊंगा प्लांट किंगडम में, उससे भी आपको विटामिन B1 की कमी हो जाती है। और बात करें टी की बात करें, कॉफी की बात करें, कॉफी ज्यादा पीते हैं, बीटल नट्स, पान वगैरह बीटल नट्स खा रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये एंटी थायमिन फैक्टर की तरह काम करते हैं ये सारे, और आपको थायमिन की कमी करा देंगे। और आगे चलते हैं, ठीक है, इसमें इतना आपको ध्यान रखना है, अगर प्रोसेस्ड फूड खाते हो, आप ऐसा खाना खाते हो जो प्रोसेसिंग किया गया है, जाहिर सी बात है अगर कंपनी से बना हुआ कोई खाना आपको प्रोडक्ट मिल रहा है मार्केट में, अगर उसमें प्रोसेसिंग की गई है, अगर प्रोसेसिंग करने के दौरान उसमें सल्फाइट ज्यादा है, सल्फाइट, अगर सल्फाइट ज्यादा है तो प्रोसेस्ड फूड विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सल्फाइड, अगर सल्फाइड उसके अंदर में ज्यादा है तो ये आपके थायमिन को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये आपके थायमिन को डिस्ट्रॉय कर देगा, ध्यान रखना। तो सल्फाइड आपके थायमिन को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, ये सारे एंटी थायमिन है, थायमिन की एंटी है ये लोग, तो डेफिशिएंसी करा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ो, पूछ लिया तो पूछ लिया, आपको लाइफ में ध्यान रखनी है ये सारी चीजें, ठीक है, कहीं आपको डेफिशिएंसी इस कारण से ना हो जाए क्योंकि आप ऐसा चीज आप यूज करते हैं, आप खाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, एंटी थायमिन फैक्टर की तरह ये सारे। और चौथा पॉइंट लिखते हैं, चौथा पॉइंट में अगर बात करें तो इसमें नॉर्मली कुछ पीपुल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हाई रिस्क जोन में होते हैं, हाई रिस्क फॉर थायमिन डेफिशिएंसी, सम पीपुल्स विच आर एट हाई रिस्क ऑफ थायमिन डेफिशिएंसी, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्क में होते हैं कि उनको थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन B1 की कमी हो जाए। तो लिखे, ये तो डेफिशिएंसी के कारण क्या थे, और कुछ बताता हूं, इसको मिटा लीजिए, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। तो अब कुछ लोग की बात कर रहा हूं जिनको थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उनका बड़ा रिस्क होता है कि उनको थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाए। कौन है, जैसे एल्कोहलिक पीपुल होते हैं जो ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनमें थायमिन की डेफिशिएंसी होती है। लिखेंगे एल्कोहलिक पीपुल, जो क्रोनिक एल्कोहलिक होते हैं, पहला क्रोनिक एल्कोहलिक्स, यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कुछ पीपल जो होते हैं, जैसे कि सम पीपल आर एट ए हायर रिस्क ऑफ थायमिन डेफिशिएंसी, वो यहां पे हेडिंग डाल लेंगे। तो कौन से लोग हैं जहां पे थायमिन डेफिशिएंसी होने की चांसेस ज्यादा है, क्रोनिक एल्कोहलिक्स, मतलब वो लोग जो लंबे समय से शराब का सेवन कर रहे हैं, उनमें जो शराब पी रहे हैं लंबे समय से, उनमें इसकी कमी होने की चांसेस हो जाती है। दूसरा बात करें, ऐसा पेशेंट, कोई ऐसा पेशेंट है जो इंट्रावीनस ब्लड में ग्लूकोज चढ़ाते हैं, लोग लेते हैं ना ग्लूकोज, डेक्सट्रोज के नाम से जाने जाते हैं, डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज लोग लेते रहते हैं। कुछ ऐसा पेशेंट्स हैं जो खाना नहीं खा रहे और डेक्सट्रोज लेते जा रहे हैं, मतलब ग्लूकोज ब्लड में लेते जा रहे हैं, अगर 7 दिन तक ऐसा करते हैं वो, तो उनको भी थायमिन की कमी हो जाएगी, ध्यान रखना है। तो पेशेंट्स हु रिसीव्स इंट्रावीनस फीडिंग कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे ग्लूकोज ले रहे हो ब्लड में, आप ग्लूकोज चढ़वा रहे हो आपके ब्लड में, तो 7 दिन से ज्यादा अगर ऐसा करते हैं, अगर 7 दिन से ज्यादा ऐसा करते हैं, आप ब्लड में ग्लूकोज चढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन साथ में आप मल्टीविटामिन को ऐड अपने बॉडी में नहीं किया है, आपने कोई भी मल्टीविटामिन टैबलेट्स या सिरप नहीं लिया है, और 7 दिन से आप क्या कर रहे हैं, लगभग आप सिर्फ ग्लूकोज का सॉल्यूशन ब्लड में चढ़ाते जा रहे हैं, तो आपको विटामिन B1 की कमी हो जाएगी। ऐसे लोगों में ये काम होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि पेशेंट्स हु रिसीव्स इंट्रावीनस फीडिंग फॉर मोर देन 7 डेज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, विदाउट एडिशनल मल्टीविटामिन, अगर वो मल्टीविटामिन को ऐड नहीं करते हैं और ऐसा कर रहे हैं तो उनको विटामिन B1 की कमी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, पीपुल ऑन किडनी डायलिसिस, अगर किडनी डायलिसिस पे आपकी है, किडनी खराब हो चुकी है, आपने डायलिसिस पे लगाया हुआ किडनी को, तो भी यह हो जाएगा तीसरा पॉइंट। तो वह लोग, वह पेशेंट जो किडनी डायलिसिस पे है, उनमें भी हो जाएगा। और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है तो भी चांसेस हो जाएंगे। अब इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं कि क्यों, क्योंकि वो कैलोरी से इंटेक से रिलेटेड है, तो उतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर भी वो पेशेंट जिसकी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। और बात करें वो लोग जो डायूरेटिक्स कंज्यूम करते हैं, डायूरेटिक्स क्या होते हैं, डायूरेटिक्स आप जानते होंगे, जो वाटर को आपके बॉडी से बाहर निकाल देती है, जैसे कॉफी, टी, मैंने बताया आपको। तो डायूरेटिक्स कंज्यूम करने वाले लोग जो होते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और जिनको क्रोनिक डायरिया होता है, जो लंबे समय से उनको डायरिया है, किसी व्यक्ति को अगर लंबे समय से डायरिया है, तो उनमें भी विटामिन B1 की कमी होने के चांसेस हो जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। तो ये लोग रिस्क जोन में होते हैं। तो घर परिवार में जो भी लोग ऐसे हैं, आपको ध्यान रखना है कि विटामिन B1 की कमी ना हो, अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं या क्यों, समझ रहे हो ना आप, सारी चीजें ये ध्यान रखनी है, डेफिशिएंसी होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, आपको मैं बताता हूं, डेफिशिएंसी तो हो चुकी है, क्यों क्यों हो रही है आपको बता दिया। अब डेफिशिएंसी जो डिजीज होती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो बेरी की बात करते हैं, पहली डिजीज, पहली बेरी की बात करते हैं। बेरी की अगर बात करें
तो इसकी बात मैंने पहली क्लास में हिस्ट्री में आपसे की थी कि पॉलीन्यूराइटिस जो एनिमल में होता है वैसा ही कुछ बेरी बेरी ह्यूमन में होता है, ठीक है। इसकी बात मैंने हिस्ट्री जो विटामिन की बताई थी तब मैंने आपसे की थी। तो बेरी बेरी जो है इसको 3 सब टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, 3 हल्की हल्की बात आपसे कर लूंगा मैं। 3 सब टाइप्स, 3 सब टाइप्स। पहला ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी और सेरेब्रल बेरी बेरी। और भी टाइप्स होते हैं बट वो आपको नहीं चाहिए, इतना ही आपको अगर पता है तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा आपके लिए। कभी भी आप क्वेश्चन आएंगे तो आप सब इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सिर्फ बेरी बेरी पता हो इससे अच्छा है कि आपको थोड़ी इसके बारे में जानकारी हो। ड्राई बेरी बेरी क्या है? ड्राई बेरी बेरी क्या है? ये न्यूरोमस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है। न्यूरो मस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है इसमें, न्यूरोमस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से ये रिलेटेड होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी से रिलेटेड है, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस रेफर्स टू न्यूरोमस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ड्राई बेरी रेफर्स टू न्यूरोमस्कुलर कॉम्प्लिकेशन सच एज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। मतलब पेरिफेरल न्यूरॉन्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, तो पेरिफेरल न्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, या पेरिफेरल न्यूरॉन्स अफेक्टेड हो जाते हैं इसमें। दूसरा, तो ये न्यूरोमस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है जिसमें आप बात कर सकते हो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, जिसमें न्यूरॉन्स अफेक्टेड हो जाते हैं, पेरिफेरल न्यूरॉन्स। वेट न्यूरोपैथी की बात करें, और इसमें कुछ बता दूं आपको, इसमें ऐसा होता है कि पर्सन इज नॉट एबल टू वॉक। ड्राई बेरी बेरी में पर्सन वॉक नहीं कर पाता है, ही हैज टू टेक द हेल्प ऑफ, कुछ सहारे की जरूरत पड़ जाती है। वो ड्राई बेरी बेरी में पर्सन चल नहीं पाता, देखना जिसकी मतलब कि हैंडीकैप होते हैं, पैर नहीं है, तो सहारे के तौर पे चलते हैं ना, डंडा ले लेते हैं, उस तरीके से इसमें पड़ जाती है जरूरत ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ड्राई बेरी बेरी में ये भी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पेरिफेरल नर्व्स अफेक्टेड होते हैं, और पेरिफेरल नर्व अफेक्टेड है तो आपको चलने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको सहारे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वेट बेरी बेरी की बात करें तो ये वेट बेरी बेरी जो कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है, ये न्यूरोमस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ये कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन मतलब हार्ट फेलियर। तो अगर वेट बेरी बेरी है, सारी तो विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से ही होता है, उसमें ड्राई, वेट और सेरेब्रल मैंने आपको बताया है। तो कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जैसे इसमें बात करें हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पड़ता है, लोग हार्ट फेलियर हो जाते हैं, ठीक है, हार्ट स्ट्रोक, ये सारी चीजों में ना आपको जब हार्ट पर आऊंगा ना तो इसमें बेसिक चीज आपको बताऊंगा, अथीरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, हार्ट फेलियर, हार्ट स्ट्रोक, इनकी बात मैं आपसे करूंगा। तो ये यहाँ पे रिलेटेड है, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सोसाइन टाइप बेरी बेरी होती है, वेट बेरी बेरी में इसमें एक टाइप होता है सोसिन टाइप बेरी बेरी। कभी क्वेश्चन पूछ ले किस में ये आता है ना, जापानीज वर्ड है, आपको नहीं जानना उतना, बट ये नाम ध्यान रखना, सोसिन टाइप बेरी बेरी, ठीक है, सोसिन टाइप बेरी बेरी आपको ध्यान रखना है, ये इसी के अंदर आता है, वेट बेरी बेरी के अंदर। ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं सेरेब्रल बेरी बेरी। ये सेरेब्रल बेरी बेरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर ब्रेन आती है, आपकी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही आता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम आती है सेरेब्रल बेरी बेरी में, जिसमें इंक्लूड होता है ब्रेन। और कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या क्या होते हैं, 2 कॉम्प्लिकेशन है, मैं नाम बता देता हूं, हल्की सी बात आपसे कर लूंगा, डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या होगा, 2 हैं, 1 2। इसमें पहला जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसको बोलते हैं वर्निकेज इंसेफेलोपैथी, लिख सकते हैं वर्निकेज इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलॉन जो होता है ना, ब्रेन से रिलेटेड होता है इंसेफेलॉन। तो वर्निकेज इंसेफेलोपैथी होती है। इसमें क्या होता है, आपकी जो आई मूवमेंट है, आई मूवमेंट, आंखों का जो मूवमेंट है वो एबनॉर्मल हो जाता है, वो आपको सही से नहीं होगा वर्निकेज इंसेफेलोपैथी में। और दूसरा चीज क्या होगा, स्टांस गेट एबनॉर्मलिटीज, स्टांस गेट एबनॉर्मलिटीज, स्टांस गेट एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि पर्सन इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से वो चाहता है कि चलूं, मैं चलूं, लेकिन वो चल नहीं पाता है, ठीक है। तो पर्सन इज नॉट एबल टू वॉक अकॉर्डिंग टू द वे दैट ही वांट्स, जैसे वो चाहता है वैसे वो चल नहीं पाता है, ध्यान रखना है। तो वॉकिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, स्टांस गेट में, और आई मूवमेंट हो रही है प्रॉब्लम, ये वर्निकेज इंसेफेलोपैथी में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मेंटल डिस्फंक्शन भी हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, मेंटल डिस्फंक्शन भी होने लगती है, प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये चीजें आप नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें कॉर्सेकॉफ साइकोसिस।
ठीक है। तो कॉर्सेकॉफ साइकोसिस इसके अंदर में होता है, कॉर्सेकॉफ साइकोसिस, ठीक है। तो ये दो हैं इसके अंदर में, पहला आपने समझ लिया कॉर्सेकॉफ साइकोसिस, और इसको एक नाम से भी जाना जाता है, वर्निकेस कॉर्सेकॉफ सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉर्सेकॉफ साइकोसिस में क्या होगा, एपैथी, एपैथी हो जाती है। मैंने जो बोल दिया आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। एपैथी, इसमें एक प्रॉब्लम आती है एपैथी, मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग, सराउंडिंग में आपको कोई भी इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका है, आपके सराउंडिंग में वातावरण में क्या घट रही है आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे, ठीक है। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग, एपैथी हो जाती है। कंफ्यूजन, लोगों में कंफ्यूजन होने लगती है तो कंफ्यूजन बोल दोगे। और क्या बात हो सकती है इसमें, सीवियर मेमोरी डेफिसिट, सीवियर मेमोरी डेफिसिट मतलब मेमोरी लॉस भी होने लगते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, एमनीसिया के नाम से टेक्निकली इसको जाना जाता है, टेक्निकल नाम आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, एमनीसिया, है ना। सीवियर मेमोरी डेफिसिट मतलब मेमोरी लॉस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपके पास जो फैक्ट्स हैं, आपकी जो एक्सपीरियंस है, जो आपने गेन किए हैं तेरे लंबे समय में, वो सब भूल जाओगे आप, ठीक है। तो मेमोरी लॉस होने लगते हैं, सीवियर मेमोरी डेफिसिट्स या एमनीसिया के नाम से जानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक चीजें है, दो टाइप्स आपने सेरेब्रल में समझा, सेरेब्रल बेरिबेरी में, ठीक है, जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, वर्निकेज इंसेफेलोपैथी और कॉर्सेकॉफ साइकोसिस। वर्निकेज आई मूवमेंट से रिलेटेड है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। कॉर्सेकॉफ, मैंने कॉर्सेकॉफ में क्या बताया आपको कि मेमोरी डिसफंक्शन हो रही है कहीं ना कहीं उसके अंदर में, कॉर्सेकॉफ में, और एपैथी हो रहा है उसके अंदर में। एपैथी का मतलब होता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग, सराउंडिंग में इंटरेस्ट आपकी खत्म हो जा रही है, ठीक है। वातावरण में क्या घट रहा है कोई मतलब नहीं है आपको, कंफ्यूजन भी हो जाती है कॉर्सेकॉफ साइकोसिस में। ये विटामिन बी की आपकी नॉर्मल, मैंने फंक्शन समझाया, मैंने आपको सोर्सेज बताए, मैंने आपको क्यों कमी हो रही है लोगों में, वो कौन से लोग हैं जिनमें कमी होने के ज्यादा चांसेस हो जाती हैं। आपने देखा एल्कोहलिक्स लोग हैं, किडनी डायलिसिस पे जो लोग हैं उनको, बाईपास सर्जरी हुई है उनको, जिनको डायरिया लंबे समय से हो रहा है उनको, तो बहुत सारे इसमें लोग हैं। और जो लोग आपको मैंने बताया था कि जो लोग इंट्रावीनस फीडिंग करा रहे हैं, पेशेंट है कोई खाना नहीं खा रहा है, उसको आप ग्लूकोज का सॉल्यूशन चढ़ा रहे हो और लंबे समय से 7 दिन से मान लो देते जा रहे हो, और वो विटामिन सप्लीमेंट्स में नहीं है, उसको कोई भी विटामिन का आपने सप्लीमेंट नहीं दिया, टैबलेट नहीं खिलाया, कुछ भी नहीं खिलाया, सिर्फ ग्लूकोज का सॉल्यूशन देते जा रहे हो, उसमें भी कमी हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। ये बेसिक चीजें आपको थी जो आपने सीखा आज, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक्सेसिव कर रहे हो, चलो मैं एक्सेसिव भी बता देता हूं हल्का, लोग पूछेंगे सर मैं एक्सेस ले लूं तो क्या होगा। एक्सेसिव इंटेक अगर विटामिन बी या वाटर सोलर विटामिन का करते हैं तो नॉर्मली ये टॉक्सिसिटी नहीं करती है, नॉर्मली आपके बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, जितनी रिक्वायर्ड मात्रा में आपके ब्लड में चाहिए, आपके बॉडी में चाहिए उतना ब्लड में ये रहता है, और बाकी एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू द यूरिन, यूरिन के माध्यम से एक्स्ट्रा अमाउंट बाहर निकल जाता है, लेकिन नॉर्मली नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे विटामिन बी हैं जिसमें टॉक्सिसिटी हो जाती है, लेकिन नॉर्मली ये टॉक्सिसिटी नहीं करते हैं अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में इसको ले रहे हैं। तो एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं तो क्या होगा, एक्सेस में ले रहे हैं तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ विटामिन B1, ठीक है। तो क्या होगा इसमें कुछ बात मैं बता देता हूं आपको। एक्सेस ऑफ विटामिन B1 ले रहे हैं तो थायमिन की बात करें जनरली सेफ होता है, आपको ध्यान रखना है, जनरली सेफ है ये, टॉक्सिसिटी ज्यादा इसके अंदर में होती नहीं है, नॉन टॉक्सिक होता है एक तरीके से, हाई डोज पे ज्यादा ये टॉक्सिक आपके बॉडी के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारे विटामिन के लिए लागू है, जो भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है उनके लिए, फैट सोल्यूबल में नहीं, वाटर सोल्यूबल विटामिन जल्दी टॉक्सिक नहीं होते, आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये ज्यादा ले लोगे तो पेशाब के माध्यम से वाटर सोल्यूबल है ना, वो निकल जाएंगे बाहर। तो ये एक्सेस अगर इसमें ले रहे हो तो थोड़ी बहुत हो सकती है, अगर 100 mg से ज्यादा आप ले रहे हो, 100 mg से ज्यादा ले रहे हो आप पर डे, 100 mg से अगर आप ज्यादा ले रहे हो तो आपको ये ड्राउजीनेस कर सकता है। ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस क्या होती है, ड्राउजीनेस और इसके आगे फिर आपने हाइपरसोमनिया सुना होगा, हाइपरसोमनिया। तो ड्राउजीनेस में क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं इसमें मतलब स्लीप, सोने की डिजायर आएगी, चाहत आएगी मैं सोता रहूं, ऐसा सोने की मतलब की डिजायर आपको होगी, आलसपन आएगी, ड्राउजीनेस आ जाता है, और इसी का फिर बाद में जाके हाइपरसोमनिया भी हो जाती है लोगों को। हाइपरसोमनिया में क्या होता है, दिन भर सोता रहेगा आदमी, दिन भर सोता रहेगा, सोता ही रहेगा, तो ये सारी चीजें इसमें हो सकती है। ड्राउजीनेस होता है मतलब आपको कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर स्लीप, स्लीप होने की चाहत आ रही है कि मैं सो जाऊं, सोने की इच्छा कर रही है, ड्राउजीनेस होगा अगर ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है। और मसल रिलैक्सेशन भी हो जाती है, मसल रिलैक्स कर जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, इसमें मसल रिलैक्स कर जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मसल रिलैक्सेशन भी हो जाती है जब आप एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बर्निंग सेंसेशन भी होता है,
अगर थायमिन आप ले रहे हो, बर्निंग सेंसेशन, जैसे लगेगा जलन महसूस हो रही है, थायमिन इज रिसीव्ड बाय इंजेक्शन। अगर थायमिन इंजेक्शन के माध्यम से अगर ले रहे हैं तो उस समय आपको कहीं ना कहीं बर्निंग सेंसेशन भी होगा, मतलब लगेगा कि कुछ जलन हो रही है, ठीक है, ये भी हो सकता है अगर इंजेक्शन के माध्यम से आप थायमिन ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक्सेस ऑफ विटामिन B1 का एक आपको ध्यान रखना है। और डाइट की बात करें, कितना आपको लेना है इसको, रिकमेंडेड कितना है, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस थायमिन के लिए कितनी है, तो एडल्ट्स में 1.1 मिलीग्राम है पर डे। एडल्ट्स वयस्क लोगों में 1.1 मिलीग्राम, 1.1 नहीं 1.2 के आसपास है, ठीक है, 1.1 फीमेल में है, वुमेन में, तो ये 1.1 मिलीग्राम पर डे फॉर मैन और 1.1 मिलीग्राम पर डे फॉर वुमेन, मतलब महिलाओं के लिए, औरतों के लिए। तो औरतों के लिए थोड़ा कम है, मेल्स के लिए थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। और इसका डेली यूज जो है लगभग 1.5 ग्राम के आसपास होता है, डेली यूज में अगर बात करेंगे, डेली वैल्यू जो फूड पे होती है, लेवल होती है कि आपको पर डे आपको लेना है, तो 1.5 mg के आसपास इसको नॉर्मली बोला जाता है। लेकिन आप अगर नॉर्मल बात करेंगे तो इतना रेंज आपको ध्यान रखना है, मैन में इतना और फीमेल में इतना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो सरप्लस अगर है, सरप्लस ले रहे हो तो ये नॉर्मली यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, और इसका कोई अपर लेवल नहीं है कि कितने हाई लेवल तक इसको ले ले। अगर ज्यादा ले भी ले रहे हो तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपने देखी और कहीं ना कहीं ये यूरिन के माध्यम से निकल भी जाते हैं, ठीक है, तो बॉडी से ये फ्लश आउट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अगर एल्कोहलिक्स की बात करोगे, जो मैंने आपसे बात किया था, तो एल्कोहलिक्स जो होते हैं वो ग्रेटर रिस्क होते हैं फॉर थायमिन डेफिशिएंसी। जो लोग अल्कोहल बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं लंबे समय से, उनको थायमिन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, बिकॉज जो एब्जॉर्प्शन है थायमिन का और जो उसकी यूज है बॉडी के अंदर वो अल्टर हो जाती है, उसमें बहुत बड़ा प्रभाव आ जाता है। वो प्रॉब्लम होती है अल्कोहल लेने वाले लोगों में, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी अल्कोहल ज्यादा लेते हैं उनमें थायमिन का जो एब्जॉर्प्शन है और जो थायमिन का यूज है बॉडी के अंदर वो बहुत ज्यादा उसमें क्या हो जाती है, प्रभाव पड़ जाता है, वो प्रोफाउंडली डिमिनिश्ड हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए अल्कोहलिक्स में विटामिन B1 की कमी हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और क्या होगा, अल्कोहलिक कंज्यूम करने वाले पीपुल में एक्सक्रीशन के माध्यम से विटामिन B1 बाहर निकल जाएगा, तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सक्रीशन इज इंक्रीज बाय अल्कोहल कंजम्पशन। अगर अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हो तो विटामिन B1 का एक्सक्रीशन ज्यादा होगा। ये बेसिक चीजें थी जो आपको ध्यान रखना है। आजकल अल्कोहल का सेवन ज्यादा लोग कर रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी आपको बात बताई है विटामिन B1 से रिलेटेड। अगर अल्कोहल ज्यादा सेवन कर रहे हैं, लंबे समय से सेवन कर रहे हैं, तो विटामिन B1 आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा और प्रोफाउंडली ये डिमिनिश्ड कर जाएगी आपके बॉडी में, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है, बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। यह ध्यान रखना है आपको, जैसे कि यूरिन के माध्यम से, सबसे बड़ा सोर्स तो आपका यही है, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये पानी में घुलनशील है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये विटामिन B1 के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, ये मोर देन सफिशिएंट है आज के लिए आपको, ठीक है। और विटामिन B1 B2 की बात कर लो, थोड़ा सा मैं B2 की बात कर लेता हूं आपसे, है ना, हल्का सा, ये आपके लिए इतना सफिशिएंट है, इस विटामिन को समझना है। B2 की बात कर लेते हैं। B2, तो B2 के राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। गाय का दूध, आपने नाम सुना है, पीला होता है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो गाय का दूध जो पीला होता है वो इसी विटामिन के कारण होता है। जो काउ मिल्क है येलोइश इन कलर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोफ्लेविन। तो गाय का दूध पीला होता है, भैंस का दूध पीला नहीं होता है, देखने में आप देखना कभी, तो वो भैंस के दूध में ये नहीं होती है, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन यहाँ पे है गाय के दूध में, इसलिए ये होता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C17H20N4 एंड O6, ठीक है। लेकिन ये आपसे फॉर्मूला तो नहीं पूछना है, मेरे हिसाब से फॉर्मूला नहीं पूछनी चाहिए उनको, लेकिन फिर भी एक व्यू की तरह दे दे रहा हूं ताकि आपको पता चले अच्छा ऐसा फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से मैं दे रहा हूं, जो मेन पॉइंट्स मैंने समझाया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें आते हैं कि राइबोफ्लेविन की कहानी क्या है। राइबोफ्लेविन, और मैं अगर बेरी की थोड़ी बात कर लूं, आप कहीं भूल रहे हो, तो बेरी में इतना ध्यान रखना, बेरी है तो तीन चीज आपको ध्यान रखनी है, भले वो भूल जाओ, वर्निकेस एंसेफेलोपैथी क्या है, कॉफ साइकोसिस क्या है, लेकिन तीन चीजें ध्यान रखना बेरी से। लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने की कोई इच्छा नहीं करेगी, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करेगी, एपेटाइट आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लॉस ऑफ एपेटाइट, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करेगी। दूसरा, पॉलीन्यूराइटिस हो रहा है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व्स, आपका नर्व्स अफेक्टेड हो जा रहे हैं, है ना। तो पेरिफेरल नर्व्स की मैंने बात की थी, तो
पेरिफेरल नर्व्स में इन्फ्लामेशन हो रही है या वो अफेक्टेड हो जा रहे हैं, तो पॉलीन्यूराइटिस हो रही है। और तीसरा बात करेंगे तो मस्कुलर एट्रोफी हो रही है। मस्कुलर एट्रोफी का मतलब होता है कि मसल पतला हो रहा है, मसल वीक हो रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मसल पतला होने लगते हैं, मस्कुलर एट्रोफी, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तीन चीजें, लॉस ऑफ एपेटाइट, पॉलीन्यूराइटिस एंड मस्कुलर एट्रोफी, ये वेरी वेरी से रिलेटेड है। बाकी अगर वो आप ध्यान रख लो तो बहुत सोने पे सुहागा है फिर तो। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं राइबोफ्लेविन के बारे में। राइबोफ्लेविन की बात करें तो ये एक तरीके से इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बहुत की जा सकती है। ये एक तरीके से कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। जितने भी विटामिन बी वाले हैं सब कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। फंक्शन एज कोएंजाइम, कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, सारे एंजाइम को सहायता कर रहे हैं। मतलब बोला ना एक्टर को एक्टर, तो को एक्टर का क्या रोल होता है वैसे ही समझ जाओ, डिटेल में नहीं जा रहा हूं। एंजाइम में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसमें भी स्टडी होती है, होलो एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम क्या है, वो आपको जरूरत नहीं है। तो ये सारे विटामिन बी वाले जो होते हैं नॉर्मली ये कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, ठीक है। और एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिक पाथवे, जिससे एनर्जी क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट से, फैट से एनर्जी बाहर निकाल पा रहे हो, उसमें ये सहायता करता है ये, ठीक है। तो एनर्जी यील्डिंग पार्टिसिपेट्स इन, लिख सकते हैं पार्टिसिपेट इन एनर्जी यील्डिंग, एनर्जी यील्डिंग किस चीज में, पार्टिसिपेट इन एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट और फैट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में मदद कर रहा है, वहां से एनर्जी निकालने में मदद कर रहा है, ठीक है। और बात करें फैटी एसिड्स ब्रोकन डाउन, फैटी एसिड को ये तोड़ता भी है। फैटी एसिड, यही विटामिन फैटी एसिड्स मैंने पढ़ा है ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स याद होगा, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, कुछ याद होगा आपको। तो फैटी एसिड्स ब्रोकन डाउन, उसको तोड़ता है फैटी एसिड्स को। और क्या करता है फैटी एसिड ब्रोकन डाउन के साथ साथ ये आपको साथ में ये एनर्जी के लिए क्या करता है, उसमें से एनर्जी निकालने की कोशिश करता है। जैसे मैंने फैट से बताया कि फैट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो फैटी एसिड्स ब्रोकन डाउन एंड बर्न्ड फॉर एनर्जी, फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए बर्न करता है ताकि एनर्जी उसमें से निकल पाए। ये हो गया तीसरा पॉइंट। बहुत सारे विटामिन जैसे बी विटामिन होते हैं, जैसे बी विटामिन की बात करें तो लाइक मेनी अदर बी विटामिन जो मैंने आपको पढ़ाया, अब इसके पहले B1 पढ़ाया, इसके आगे पढ़ाऊंगा B3 वगैरह। राइबोफ्लेविन हेल्प्स, क्या हेल्प करता है, राइबोफ्लेविन हेल्प्स योर बॉडी टू मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। और ऐसे विटामिन B2 ही नहीं, जितने विटामिन बी वाले हैं उनमें सारे में ये गुण है कि वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को मेटाबोलाइज कराते हैं, उससे एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं, सहायता करते हैं उसमें, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, तो लिख सकते हैं पॉइंट। और राइबोफ्लेविन आल्सो प्रोटेक्ट्स, राइबोफ्लेविन तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट हो गया। राइबोफ्लेविन आल्सो प्रोटेक्ट्स द हेल्थ ऑफ बॉडी सेल्स, आपके जो कोशिका है बॉडी सेल्स उसकी हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं, उसकी हेल्थ को ये मेंटेन करते हैं। और इनहैंस द फंक्शन ऑफ सम अदर विटामिन, कुछ और जो विटामिन है बी विटामिन उसके फंक्शन को ये इनहैंस करते हैं। जैसे के तौर पे कौन से ऐसा विटामिन है जिसके फंक्शन को ये इनहैंस करेगा, जिसके फंक्शनिंग में इनहैंसिंग करेगा, जैसे कि नायासिन पढ़ाऊंगा, नायासिन, विटामिन B12, ये सारे जो विटामिन है ये बी विटामिन, ये दोनों इसके फंक्शन को इनहैंस करता है विटामिन B12। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं ताकि आपको विटामिन B12 के बारे में कुछ जानकारी हो। अब आते हैं फंक्शन के बारे में डिटेल में, थोड़ी सी और फंक्शन की बात करते हैं। ये फंक्शन ही है उसका एक तरीके से कि क्या उसका रोल है बॉडी के अंदर, और क्या फंक्शन है सुनते हैं। और इसमें फंक्शन की बात करेगा तो मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड ओरल म्यूकोसा लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड ओरल म्यूकोसा, मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड ओरल म्यूकोसा, ओरल पार्ट, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड ओरल म्यूकोसा। उसके बाद बात करें तो कंपोनेंट ऑफ एफएमएन, कभी आ जाए कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट है, एफएमएन और एफएडी। अब ये क्या होता है, फुल फॉर्म बता देता हूं, लेकिन चांसेस कम है कि आपसे पूछा जाए, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ये नहीं होगा कि इस मतलब राइबोफ्लेविन इसका कंपोनेंट होता है, बट अगर पूछ लिया तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो क्वेश्चन बहुत कम लोग सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये बताते नहीं है लोग, ठीक है। तो ये मैं आपको इतना बता दे रहा हूं ताकि इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है। एफएमएन क्या है, फ्लेविन लिखेंगे, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड मैंने पढ़ा है ना, न्यूक्लियोटाइड, तो ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये आपको ध्यान रखना है। और एफएडी क्या है, एफएडी है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये आपको ध्यान रखना है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये फुल फॉर्म है, तो इसका कंपोनेंट है विटामिन B2। और लिखेंगे इसमें
ठीक है, और एंटी माइग्रेन भी होता है। एंटी माइग्रेन, लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, माइग्रेन की, ये एंटी माइग्रेन है। सर दर्द होने लगती है लोगों को, माइग्रेन में आप जानते हो माइग्रेन की प्रॉब्लम, एंटी माइग्रेन की तरह काम करता है राइबोफ्लेविन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डेफिशिएंसी की बात करें, ये फंक्शन हो गया डेफिशिएंसी, फिर इसका सोर्सेस की बात कर लेंगे, ठीक है। डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो डेफिशिएंसी अगर हो रही है राइबोफ्लेविन की तो क्या होगा, एक चिलोसिस या किलोसिस, इसकी बात करूंगा मैं, चिलोसिस और किलोसिस के नाम से भी जाना जाता है ना। ग्लोसाइटिस, ग्लोसा मतलब टंग से रिलेटेड है, ठीक है। ग्लोसाइटिस, उसमें इंफ्लामेशन हो रहा है। आइटिस आया, इंफ्लामेशन ध्यान रखना, आइटिस जहां भी आएगा। इनटॉलरेंस ऑफ लाइट, लाइट को आप इनटॉलरेट मतलब टॉलरेट नहीं कर पाओगे, तो इनटॉलरेंस ऑफ लाइट, लाइट को इनटॉलरेंस हो जाती है, मतलब लाइट को कोई टॉलरेट नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं फोटोफोबिया से रिलेटेड है, ऐसा बोल सकते हो। फोटोफोबिया, लाइट से डर हो रही है आपको, प्रकाश देख रहे हो तो आपको डर लग रही है, तो इनटॉलरेंस ऑफ लाइट लिख सकते हैं, इनटॉलरेंस ऑफ लाइट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एरेबीफ्लेविनोसिस, एरेबीफ्लेविनोसिस भी होती है इसके अंदर, उसकी भी बात करूंगा। एरेबीफ्लेविनोसिस का मतलब होता है राइबोफ्लेविन की कमी, ए लग गया ना पहले, तो राइबोफ्लेविन की कमी। और ये इंटॉलरेंस ऑफ लाइट, लाइट को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है कोई व्यक्ति, मतलब फोटोफोबिया एक तरीके से हो सकता है, लाइट से डर रहा है आदमी, ये इसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है। आपके विटामिन बी2 की कमी हुई बॉडी में, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और क्या होगा, हेडेक हो सकता है, हेडेक, सर दर्द कर रहा है। मेंटल, एक तरीके से डिप्रेशन आ सकती है, मेंटल डिप्रेशन, लोग डिप्रेशन में आजकल बहुत जा रहे हैं, तो क्यों नहीं सोचते हो, ऐसा नहीं है कि जीवन में बस एग्जाम नहीं निकला तो ही डिप्रेशन आता है, अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो भी डिप्रेशन आ जाएगा, वो पता नहीं चलेगा। तो मेंटल डिप्रेशन भी आ सकती है। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डाइजेशन में जो प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, जो कि मैं डाइजेशन अभी पढ़ाने वाला हूं, स्टार्ट करूंगा इसके बाद डाइजेशन, पाचन तंत्र, तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी आपको हो सकती है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल डिप्रेशन हो सकता है, ये इसके डेफिशिएंसी है। और भी डेफिशिएंसी बताई जा सकती है, बट मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको लिख लेंगे, ठीक है। स्टोमेटाइटिस भी होता है, स्टोमेटाइटिस कभी आ जाए, इसलिए टर्म बता दे रहा हूं। आइटिस है, आइटिस, आइटिस का मतलब क्या हो रहा है, देखिए आइटिस मतलब ये विटामिन बी2 से इतना ध्यान रखना, ये चिलोसिस हो गया, स्टोमेटाइटिस हो गया, इसका मतलब क्या है, ये ऐसा लगेगा फट रहा है, ये सारा व्हाइट व्हाइट फ्लेक्स टाइप के निकलेंगे, यहां से फ्लेक्स टाइप का निकलेगा, और ये फट रहा होगा पूरा, ब्लड भी आ सकता है, और यहां पे लगेगा फोड़ा पड़ चुका है, फोड़े हो गए हैं, अल्सर हो चुका है, ये कोने कोने पॉइंट पे लाल लाल दिखता है वो, ये एक तरीके से समझ सकते हो, चिलोसिस बोलते हैं या स्टोमेटाइटिस बोलते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फटने लगते हैं, ये इधर के साइड का, और यहाँ फोड़े होने लगते हैं, ऐसा लगेगा अल्सर हो रहा है, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ी चीजें होती हैं, ठीक है, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी में, ठीक है। एरिबोफ्लेविनोसिस, ये इसका बहुत बड़ा टर्म है, एरिबोफ्लेविनोसिस। एरेबीफ्लेविनोसिस का मतलब क्या है, ए लगा ना आगे, ए, तो राइबोफ्लेविन की कमी, राइबोफ्लेविन की कमी है, उसमें ये सारी चीजें होती है। जैसे कि रेड आइज, आपकी जो आंख है, एरेबीफ्लेविनोसिस में क्या क्या होता है, आपकी आंख रेड हो जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपकी आंख रेड हो जाएगी, तो ये एक पहला है। सोर रेड आइज है ना, वहां पे आंखों के साइड में लालपन हो जाएगा। उसके बाद बात करें दूसरा, इसमें क्या सिम्टम आता है, दूसरा सिम्टम है एंगुलर स्टोमेटाइटिस इन द माउथ, माउथ में यहाँ पे क्रैक्स वगैरह बनने लगेंगे, वो भी है एंगुलर स्टोमेटाइटिस के नाम से जाना जाता है, आप स्टोमेटाइटिस भी याद रख सकते हो, इसमें ये होता है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बात करें, ग्लोसाइटिस ऑफ टंग, टंग में इन्फ्लामेशन आ जाती है, जो जीभ है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो ग्लोसाइटिस, ग्लोसा मतलब टंग से रिलेटेड है, तो ग्लोसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, तो ग्लोसाइटिस इसमें हो सकता है, एरेबीफ्लेविनोसिस में। और बात करें चिलोसिस ऑफ लिप्स, लिप्स की चिलोसिस हो जाती है, या किलोसिस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये लिप्स में किलोसिस हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, आपका साइड का जो कॉर्नर है ये फट रहा है, ये साइड का कॉर्नर जो है फट रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रैक्स होने लगेंगे तो ब्लीडिंग भी आने लगेगी, खून भी आने लगेगी, ये इसमें होता है। और सिम्टम की बात करें, स्क्रोटल डर्मेटाइटिस, जो स्क्रोटम होता है, मेल का जो टेस्टिस होती है, वो एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर में रहता है, आप जानते हो, तो वो स्क्रोटम की डर्मेटाइटिस हो जाती है, मतलब कि उसकी स्किन में इन्फ्लामेशन आ जाती है ड्यू टू एरिबोफ्लेविनोसिस। ये इसके प्रॉब्लम है, देख लीजिए कितना इसमें मतलब सीखने वाली चीजें हैं इसमें, आप समझ सकते हो। फूड सोर्स की बात करते हैं, ये लिख लेंगे आप, ये लिख लेंगे ध्यान से, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। फूड सोर्स की बात करते हैं, एक्चुअली डिटेल में जा ही सकती है, और भी डिटेल में इसको जाके पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है, इसलिए मैं जा नहीं रहा हूं, ठीक है। फिर भी इतना आप करते हो ना, इतना आप ध्यान रखते हो, तो आप कोई भी एग्जाम दे लेना इंडिया का, कोई भी, एमबीबीएस मत देना, एमबीबीएस में डिटेल में जाना पड़ेगा, एमएससी का मत बोलना, बीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं, आप सॉल्व कर लोगे, आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब आते हैं फूड सोर्सेस, इसके सोर्सेस
ऐसा लिख लेते हैं, फूड सोर्सेस, डाइटरी सोर्सेस ऐसा बोल दो, है ना। कहां से आपको ये मिलेंगे, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 कहां से आपको मिल सकता है, तो लिखेंगे मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्ट्स आपको पहले ही बताया, गाय का मिल्क पीला होता है, राइबोफ्लेविन उसके अंदर में होती है। भैंस का दूध पीला नहीं होता है, सफेद होता है, व्हाइट होता है, क्योंकि उसमें राइबोफ्लेविन नहीं है। तो मिल्क प्रोडक्ट्स में ये रहता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं मिल्क वाले, अगर उसमें राइबोफ्लेविन है उसको डार्क रखना पड़ता है, थोड़ा कवर करके रखना पड़ता है, पेपर से कवर करो, कवर करके रखो, क्योंकि सनलाइट उसमें पड़ेगी ना तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा कवर करके रखना पड़ता है। ओपेक प्लास्टिक वगैरह कंटेनर ले सकते हो, ओपेक प्लास्टिक का, या पेपर से कवर कर सकते हो, ताकि लाइट उसमें एंट्री ना करे जिसमें भी आपका राइबोफ्लेविन है, क्योंकि राइबोफ्लेविन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सनलाइट से राइबोफ्लेविन ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो सनलाइट से बचाना है राइबोफ्लेविन को, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेन्स में, अनाज वगैरह में, ग्रेन्स में तो सारे विटामिन लगभग हो ही जाते हैं, है ना। रेडी टू ईट सीरियल्स, सीरियल्स आते हैं ना, रेडी टू ईट है मतलब तुरंत बनाओ तुरंत खाओ, सीरियल्स में उसमें आ जाएगा। रेडी टू ईट सीरियल्स जो होते हैं उसमें आ जाएगा। ऑयस्टर में, और ईस्ट का नाम ना है, ईस्ट तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का गुड सोर्स है, सारे विटामिन लगभग ईस्ट में पाए जाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स का गुड सोर्स है ईस्ट, ठीक है। खमीर, वेजिटेबल्स, सब्जियां, एस्पैरागस, वेजिटेबल्स, ठीक है। एस्पैरागस इसका एग्जांपल हो सकते हैं। तो वेजिटेबल्स में ब्रोकली हो गया, गोभी का परिवार का होता है ना ब्रोकली, है ना, एस्पैरागस। एस्पैरागस की बात करें तो इसमें भी होता है, ब्रोकली हो गया। और क्या हो सकती है, जो ग्रीन, जो भी है ग्रीन सब्जियां होती है, हरी सब्जियां होती है, उसमें आपको मिल जाएगा, नॉर्मली मिल जाता है। ब्रोकली मैंने एक एग्जांपल बता दिया, ब्रोकली हो गया। और ये यूवी रेडिएशन से सेंसिटिव होते हैं, ध्यान रखना। कौन सा ऐसा विटामिन है जो यूवी रेडिएशन सेंसिटिव होता है, ये भी है विटामिन सी भी। विटामिन सी को भी आप स्टोर कर रहे हो ना लंबे समय से, हीट उसमें जा रही है, वो भी डिटीरियोरेट कर जाएगा, वो भी खराब हो जाएगी, उसकी भी क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है। इसमें से एक राइबोफ्लेविन है जो कि इसको सनलाइट से प्रॉब्लम है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसको पेपर में या ओपेक कंटेनर में इसको स्टोर करके रखिए, फिर डार्क कंटेनर में स्टोर करके रखिए, ठीक है। इसको रैप्ड करके रखिए पेपर से, ताकि सनलाइट इस पे इफेक्ट ना डाल पाए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आगे चलते हैं, इसमें सोर्सेस आपने समझ लिया, डेफिशिएंसी भी समझ लिया। एक इसमें और सोर्सेस क्या हो सकते हैं, एग, अगर अंडा की बात करें तो एग भी होगा, एग। लीवर भी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एग, लीवर तो हर जगह आपको नॉर्मल मिल जा रही है, ठीक है ना। सीरियल्स वगैरह ये आपको हर जगह, मिल्क में भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिश वगैरह, मछली वगैरह, लेग्यूम्स वगैरह, दाल वगैरह, तो ये सारे विटामिन के सोर्सेज है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीन वेजिटेबल्स आपने देख लिया, मिल्क देख लिया, कर्ड भी होगा, दही भी होगी, उसमें भी होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है। दूध हो गया, दूध मैंने बताया ना दूध के बारे में, दूध तो पहले ही बता दिया था मैंने, मिल्क में होता ही है, कर्ड में होगा, चीज में होगा, है ना, दही वगैरह में, सब में, चीज वगैरह में होता है। तो ये विटामिन B2 के सोर्सेस हैं। दिस इज द सोर्सेस ऑफ विटामिन B2। और 1.1 मिलीग्राम पर डे वुमेन के लिए है, 1.4 मिलीग्राम पर डे फीमेल, आपको क्या कहते हैं, मेल के लिए। तो ये वुमेन के लिए, फीमेल के लिए 1.1 मिलीग्राम पर डे होता है फीमेल के लिए, और ये 1.4 मिलीग्राम पर डे मेल के लिए है। ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है जो आपको इतना लेना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और टॉक्सिसिटी विटामिन B2 की अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं की गई है, तो टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन B2 इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, अभी तक पता नहीं चला है कि इसकी टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि आप जानते हो ये वाटर सोलर विटामिन है, तो नॉर्मली ये टॉक्सिसिटी बॉडी में नहीं करते हैं, ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूरिन के माध्यम से, अगर आप ज्यादा अमाउंट में इस विटामिन को ले रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी, मैंने विटामिन B1 में आपको बताया था कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको याद होगा, नींद ज्यादा आती है ना, आपको याद होगा। तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन यहां पे रिकमेंड नहीं किया गया है, रिकॉर्ड नहीं किया गया है, डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है कि इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है विटामिन B2 में। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। और इसका कोई अपर लेवल नहीं है, कितना तक लेना है, अपर लेवल नहीं है। कोई होता है ना कि इतने तक लेना, अपर लेवल नहीं है, ठीक है, नॉर्मली अपर लेवल नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल डाइट में बात की जाए तो इतना विटामिन आपको पर डे होना चाहिए, ऐसा माना गया है, 1.1 मिलीग्राम पर डे। और ये 1.4 मिलीग्राम पर डे, ये मेल का है, ये फीमेल का है, ठीक है। 1.1 फीमेल का है, तो थोड़े फीमेल में कम है, फीमेल के लिए थोड़ा कम है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। दिस इज द कंप्लीट विटामिन B1 एंड विटामिन B2। अब पता विटामिन B3 नाइसिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B5 पैंथोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, और विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड या फॉलेट, और विटामिन B12 साइनोकोबालामीन या साइनोकोबालामीन,
और उसके बाद एक और विटामिन करूंगा बात, एंटी कैंसरस विटामिन, ठीक है। तो कर लूंगा मैं, आपसे चिंता नहीं करना है। ये पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठिए, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप सोच रहे होगे, आप देख सकते हो बुक्स में, आप देखोगे नहीं मिलेगा सारी चीजें, क्योंकि बुक्स में तो जैसा लिखा हुआ है वो तो 10 मिनट में बता दूं मैं आपको, 10 मिनट लगेंगे मुझे बताने में, लेकिन उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपको। तो अगर आपको समझ में आई है तो आप अपनी फीलिंग यूट्यूब के कमेंट में जरूर डालें कि कैसा आपको फील हो रहा है, किस तरीके से समझ में आ रही है। और साथ में, क्योंकि कमेंट करेंगे तो जो भी लोग नए आते हैं वो इसको देखते हैं कमेंट को, जाहिर सी बात है दुनिया में है, कमेंट पहले पढ़ते हैं फिर जाके विजिट करते हैं, ताकि उनको एक अंदर से समझ में आए कि हाँ, अंदर जो यूट्यूब के अंदर जो ये वीडियो डली है ये अच्छी वीडियो है, इसके अंदर में कंटेंट अच्छा है। तो आपके कमेंट पे डिपेंड करता है, तो जो भी आपको अंदर से अच्छा लगता है वो आप कमेंट में डालें इसे, ठीक है। अपने अंदर से वो बात लिखे जो आपको फीलिंग आ रही है इस लेक्चर के प्रति, ठीक है, और जो भी लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ। और साथ में ये वीडियोस अपने दोस्तों को, जो लोग गाँव में है या कहीं पे भी है, जिनको रिक्वायर्ड है ना, उनको जरूर दे, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा और मैं पढ़ा रहा हूं, और पढ़ा रहा हूं वैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। डिटेल में भी नहीं जाता हूं, लेकिन आपको बीमारी हुआ, सोर्सेस हुआ, उतना बता दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डाइजेशन, इसके बाद मैं डाइजेशन स्टार्ट करूंगा, और अभी फिजिक्स में स्टार्ट करने वाला हूं, फिजिक्स आपको वीडियो मिल जाएगी, और जियोथर्मल एनर्जी भी अभी स्टार्ट कर दूंगा आज ही से। जियोथर्मल एनर्जी मैंने आपको साइंस टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ा दिया है, विंड एनर्जी तक, थोड़ी सी उसमें बात करनी बची हुई है, उसके बाद जियोथर्मल पढ़ेंगे साइंस टेक्नोलॉजी में। बायोलॉजी चल रही है, फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूं साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।